चलिए नया चैप्टर शुरू करते हैं, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ये आपके साइंस का पहला चैप्टर है और ये है केमिस्ट्री से, तो केमिस्ट्री में आपको मज़ा तो आएगा ही। ठीक है, चलो शुरू करो। राइट, ये कहाँ पढ़ रहे हो? अच्छा हाँ, अच्छा रोजमर्रा की जिंदगी के बारे में सोचो। कुछ उदाहरण यहाँ पे दिए गए हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। जैसे कि पहला एग्जाम्पल है गर्मियों के दौरान मम्मी अगर दूध को फ्रिज में रखने की जगह पे बाहर रख के भूल जाए तो दूध का क्या होगा? खराब हो जाएगा, फट जाएगा। फिर नेक्स्ट, कोई भी तवा हो, पैन हो या नेल कील हो, इसको आप ह्यूमिड एटमॉस्फेयर में खुला छोड़ दे तो जंग लग जाएगा। नेक्स्ट, अगर कभी आपने ये तो एक्सपीरियंस किया ही होगा, हाँ कभी आपने ये एक्सपीरियंस किया होगा कि मतलब ग्रेप्स ला के रखे हैं और 4-5 दिन चले गए हैं तो वो ग्रेप्स ना थोड़े से वो हो जाते हैं, थोड़े फर्मेंट हो जाता है। हाँ, टेस्ट भी चेंज हो जाता है, थोड़े से स्वीट भी लगते हैं और थोड़ी सी उसकी खुशबू भी आने लगती है। ये नेचुरल प्रोसेस है अल्कोहल बनने की। अल्कोहल का मतलब है दारू। हाँ, अब बहुत लोगों को आइडिया आ गया क्या करना है तो हाँ, और ऐसे अंगूर अगर आप खा भी लेते हो तो आपने ऑब्जर्व किया होगा, या तो आपको नींद बड़ी आने लगती है या तो आपको थोड़ी मदहोशी सी फील होती है। होता है ना ऐसे? हाँ, खाना मत, क्योंकि हो सकता है कि कभी कभी वो लीथल भी होता है, तबीयत भी खराब हो जाती है। तो ग्रेप्स खराब हो जाना। फिर आगे, खाना बनना, हमारे बॉडी के अंदर खाना डाइजेस्ट होना, पचना, हमारा सांस लेना। आगे, इन सारी सिचुएशंस की बात करें तो जो चीजें हमने ऊपर देखी उसके आइडेंटिटी में पहले और बाद में काफी ज्यादा बदलाव नहीं है। जैसे खाना खाते हो तब कैसा होता है और डाइजेस्ट होने के बाद कैसा होता है, दूध फटने से पहले कैसा होता है, दूध फटने के बाद कैसा होता है, तवा जंग लगने से पहले कैसा होता है, जंग लगने के बाद कैसा हुआ होता है। राइट, तो इन सारी चीजों में फर्क, प्लस आप सांस ले रहे हो वो कैसी है और सांस छोड़ो वो कैसी है। ठीक है, देयर इज सो मच चेंज इन इनिशियल एंड फाइनल कंडीशन फॉर ऑल दिस रिएक्शंस। आगे, हमने इससे पहले के क्लासेस में या स्टैंडर्ड में फिजिकल चेंज और केमिकल चेंजेस के बारे में पढ़ रखा है, तो उसी के बारे में पूछता हूँ। व्हाट इज फिजिकल रिएक्शन एंड व्हाट इज केमिकल रिएक्शन? वेरी नाइस। फिजिकल रिएक्शन जो है ना वो रिवर्सिबल है, मतलब अगर एक में से दूसरा हो रहा है तो दूसरे में से पहला हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, बर्फ पिघलना, बर्फ में से पानी बनेगा, पानी में से बर्फ बनेगा, तो ये जो प्रोसेस है ना वो फिजिकल है। केमिकल प्रोसेस वो प्रोसेस है जो रिवर्सिबल नहीं है, मतलब एक में से दूसरा हो पर दूसरे में से पहला ना हो। हाँ, दो, हाँ हाँ हाँ, बर्निंग ऑफ कैंडल या बर्निंग ऑफ इंसेंस स्टिक, अगरबत्ती का जलना। अगरबत्ती में से धुआं बनेगा, धुएं में से अगरबत्ती। पेट्रोल से धुआं निकलेगा, धुएं से पेट्रोल। खाने से पोटी बनेगी, पोटी से खाना। तो फिजिकल रिएक्शन वो सारे रिएक्शन है जो रिवर्सिबल हो, ए में से बी हो तो बी में से ए हो, जबकि केमिकल रिएक्शन वो है जो एक तरफा है। आगे, जब भी केमिकल बदलाव होता है तब आप समझ सकते हो कि केमिकल रिएक्शन हुआ है। यहां पे इस वर्ड को समझो, केमिकल बदलाव माने क्या? व्हाट डू यू मीन बाय केमिकल चेंज?
फिजिकल चेंज आपको पता है, केमिकल चेंज माने क्या? नहीं, ये तो तुम गोल गोल घुमा रहे हो। केमिकल चेंज माने क्या? मैं नहीं, केमिकल चेंज माने स्वाद में बदलाव, गंध में बदलाव, रंग में बदलाव, फिर टेक्सचर में बदलाव। हाँ, शेप एंड साइज फिजिकल हो गया, वो फिजिकल बदलाव है, जबकि केमिकल बदलाव ये सारे हैं। सुगंध में बदलाव, गंध में बदलाव, फिर रंग में बदलाव, ये सारे जो है, फिर स्टेट में बदलाव, मतलब सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, ये सारे बदलाव जो है वो केमिकल बदलाव हैं। आगे फिर भी आपके दिमाग के अंदर थोड़ा सा तो डाउट रह ही गया होगा कि एक्चुअली केमिकल रिएक्शन है क्या। आगे और हम कैसे जाने पहचाने कि केमिकल रिएक्शन हो ही गया है? उसको करने के लिए हम एक एक्टिविटी करते हैं जो कि है एक्टिविटी 1.1। इसके लिए ना मैं, मेरे पास एक बेहतर चीज है। खुलेगा नहीं खुलेगा? हाँ खुल गया। कहाँ गया? ये रहा केमिकल। हाँ ओके, हाँ देखो ये मेरे पास बेहतर था पर मैं भूल गया। इसमें मैंने वो सारे एग्जाम्पल्स ले लिए। देखो पहला देखो दूध का फटना, दूसरा देखो कील का जंग लगना, तीसरा देखो, हाँ चौथा देखो पेन, पांचवा डाइजेशन, छठा ब्रीथिंग, फिर हाँ एक्टिविटी से हम शुरुआत करते हैं। केमिकल रिएक्शन की एक्टिविटी को समझना हो ना, तो यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट किया है जो 8th स्टैंडर्ड में बड़ा पॉपुलर है। मैग्नीशियम की रिबन को जलाना, कभी आपने देखा है? ज़्यादातर स्कूल्स दिखाते नहीं, क्योंकि जितनी भी लैब्स है ना उसमें बच्चों ने इतने इतने कांड किए हैं कि अभी स्कूल मैनेजमेंट डरता है उनको लैब में ले जाने से। हमने भी किए थे। मेरा दोस्त जो है वो सोडियम जेब में लेके आ गया था, फिर जैसे ही वो घर पहुंचा ना उसका वो पीछे से वो बड़ा सा छेद हो गया, क्योंकि सोडियम काफ़ी रिएक्टिव है। फिर मैंने एक बार गलती से सल्फ्यूरस एसिड सूंघ लिया था। ऐसे हमारे टेस्ट करने होते थे, 11th-12th साइंस की बात है। तो सल्फ्यूरस एसिड जो है एक तरीके का एसिड है और ज़्यादा खतरनाक। तो मुझे लगा कि मैं इसको ना स्मेल से पहचान लेता हूँ कि कौन सा एलिमेंट है, तो काम आसान हो जाएगा। तो अभी पता नहीं, मुझे ध्यान नहीं रहा, या मैंने ना वो पूरा ऐसे ज़्यादा ही सूंघ लिया ऐसे, और वो सल्फ्यूरस एसिड, नाक के सारे बाल जल गए। हाँ, और 2-3 दिनों तक कोई वो टेस्ट ही नहीं आ रहा है मुझे। हाँ वो टेस्टलेस, और जुकाम, छींके ही आती रहती है, छींके ही आती रहती है। और घर पे मैंने बताया नहीं, मैं डर गया था, मुझे बोला घर पे पड़ेगी। और तो फिर 3-4 दिन में वो ठीक हो गया, क्योंकि स्कूल में जो यूज़ होते हैं ना वो माइल्ड होते हैं, उतने ज़्यादा तेज़ नहीं होते। पर बहुत सारे ऐसे रीज़न की वजह से लैब्स जो है वो अभी कम एग्जीक्यूट होते हैं। बट फिर भी यूट्यूब पे सब कुछ अवेलेबल है अगर आप देखना चाहो तो। तो मैग्नीशियम की पट्टी को जलाने वाला कभी एक्सपेरिमेंट देखा है आप लोगों ने? मैग्नीशियम की पट्टी को घिस के, पहले तो घिस लेते हैं, ऐसी पट्टी होती है मैग्नीशियम की, रोल नंबर 12 मैग्नीशियम, उसको घिस देते हैं। बाद में ना लाइटर से उसको कंटिन्यूसली जलाते हैं। जब उसको जलाते हैं ना तब वो डेजलिंग वाइट फ्लेम से जलता है। डेजलिंग मतलब आंखें चौंधिया जाए उतनी, जैसे वो वेल्डिंग करते वक्त कैसी रोशनी होती है सफ़ेद, वैसी रोशनी से ये होता है। तो आंखों में ना पूरा अंधेरा छा जाता है, तो उसको वो ग्लास से देखना पड़ता है। तो ये डेजलिंग वाइट फ्लेम से जलता है। अगर उसके पाउडर को मैं जमा कर दूं तो वो पाउडर जो होगा वो मैग्नीशियम ऑक्साइड होगा। कौन सा होगा? अभी आप बोलोगे सर ये तो पट्टी मैग्नीशियम,
और आग लगाने पे ये मैग्नीशियम ऑक्साइड कैसे बन गई? एनी आइडिया? राइट। अभी तुम लोग देखो, इसको हम केमिकल रिएक्शन के साथ समझते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं मैग्नीशियम ले रहा हूँ, ओके। मैग्नीशियम की वैलेंसी +2 है, आपको मालूम है ना? मालूम है ना? ओके। अभी ऑक्सीजन जो है वो हवा के अंदर मौजूद है, जिसकी वैलेंसी, तो ये जब दोनों हीट के माध्यम से जलेंगे, आग लगाने जाने पे जलेंगे, तब इन दोनों के बीच में क्या होगा? एक दूसरे के साथ आयोनिक बॉन्ड से जुड़ जाएंगे और बनेगा क्या? राइट। तो ये हो गया मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये आपका पहला केमिकल रिएक्शन था। अभी तुम्हारे सवाल की बात करते हैं, क्या ये दोनों बैलेंस्ड है या नहीं? क्या एरो मार्क्स जो आपको देख रहा है ना, ये एरो मार्क्स, उसके लेफ्ट साइड जो है ना, उनको कहा जाता है रिएक्टेंट्स, मतलब जिसकी वजह से रिएक्शन हो रहा है। और यहां पे जो आप देख रहे हैं ना, इनको कहा जाता है प्रोडक्ट्स। हाँ, जुड़ने के बाद। तो अभी तुम लोग मुझे बताओ कि एरो के लेफ्ट साइड मैग्नीशियम कितने हैं? एक ही मैग्नीशियम है ना, वैलेंसी 2 है, राइट? एक ही है ना, एक ही तो है। तुम जो बोल रहे हो वो मैं समझ गया, पर फिलहाल कितने हैं? राइट। और यहां पे एक, तो ये बैलेंस्ड है। अभी चलो उसके डाउट सॉल्यूशन करते हैं। अभी बुक में जो है ना, उसकी बात करते हैं। बुक में इस तरीके का रिएक्शन है, Mg + O2 गिव्स, राइट। तो यहां पे बनेगा MgO। ये तो चीज क्लियर ही है क्योंकि हम केमिकल रिएक्शन जानते हैं। अभी बेटा इसमें बैलेंस्ड है या नहीं है? क्यों बैलेंस नहीं है? कहां पे झोल है? हाँ, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 1 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 1 मैग्नीशियम है, यहाँ पे 1 मैग्नीशियम है, राइट। मतलब ये जो केमिकल रिएक्शन है वो देखा जाए तो तकनीकी रूप से बैलेंस्ड नहीं है, मतलब लेफ्ट और राइट एक समान एलिमेंट्स नहीं है। तो अगर यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है और यहाँ पे भी मुझे 2 करने हो, तो मैं यहाँ पे 2 लिख दूं तो चलेगा, राइट। अभी यहाँ पे ऑक्सीजन को 2 बनाने के चक्कर में मैग्नीशियम भी तो 2 हो गए, तो यहाँ पे भी हमें 2 लगाना पड़ेगा, राइट। तो अभी ये देखो, अभी ये केमिकल रिएक्शन जो है वो बैलेंस्ड है या नहीं है? तो सवाल ये उठता है कि यहाँ पे O2 क्यों इस्तेमाल किया? हाँ, तो वही मैं बोल रहा हूं कि O2 क्यों इस्तेमाल किया? नहीं, कुदरती फॉर्म में कभी अकेला ऑक्सीजन होता ही नहीं। मोनो ऑक्साइड कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता। मोनो ऑक्साइड वैसे करता है बट वो काफी रेयर है। क्या बोल रहा हूं? मोनो ऑक्साइड कुदरत में कभी एग्जिस्ट नहीं करता, और करता भी है तो काफी रेयर एग्जिस्ट करता है। कुदरत में जो भी ऑक्सीजन देख रहे हो ना, वो हमेशा 2 के साथ ही जुड़े हुए होते हैं। तो इसको क्या कहा जाता है? डाई ऑक्साइड। हाँ, किस चीज की? ठीक है, शायद नीचे कहीं कोई, ठीक है चलो। कुदरत में हमेशा डाइऑक्साइड ही एग्जिस्ट करता है। अच्छा, कुदरत में एटमॉस्फेयर में ऊपर जाओ ना तो ऐसा भी कुछ होता है, ट्राइऑक्साइड। इसका और एक नाम भी है, ओजोन। 3 ऑक्सीजन जब एक दूसरे के साथ जुड़ जाए तब उसको कहा जाता है ओजोन,
राइट, पर ये काफी अनस्टेबल है, ये सबसे ज्यादा स्टेबल है और ये काफी रेयर है। क्लियर है? तो तुम बताओ कि अभी तुम जो सांस ले रहे हो वो O2 है, OA है या O3 है? तो O2 ही कुदरत में है, तो जब भी इसको जलाओगे तब O2 ही इस्तेमाल होगा। अब क्लियर? इतनी चीजों में कोई दिक्कत? ऊपर जाके मतलब ओजोन में? तुम बताओ क्या होगा? क्यों? मतलब हुआ, मान लो कि चलो इसका एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन ले लेते हैं जिसमें आप मैग्नीशियम को ओजोन के साथ जला रहे हैं, तो इसको बैलेंस करो अगर आप कर पाओ तो। हाँ, तो ये MgO तो बनने ही वाला है, ये तो हमें पता है वैलेंसी के हिसाब से। तो यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे 3 कर दो और यहाँ पे 3 कर दो, तो ये हो गया केमिकली बैलेंस्ड। इजी? पक्का? ओके, आगे कहाँ गए हम? ओके, आगे बढ़ो। नहीं, एक्टिविटी में कोई एक काम करो, फिगर को एक बार अच्छे से देख लो। जलेगा? जलेगा? क्यों नहीं जलेगा? हाँ, दुनिया में सब कुछ हो सकता है। फिगर को एक बार अच्छे से देख लो। मैग्नीशियम रिबन, रिबन का मतलब तो समझते हो ना, पट्टी। अच्छा, टोंग मतलब क्या? सांसी, चिपिया। हाँ, फिर बर्नर मतलब अपना जो बर्नर जिस पे हम आग नहीं लगाते। हाँ, फिर वॉच ग्लास मतलब ये ट्रांसपेरेंट रकाबी, ट्रांसपेरेंट रकाबी, वो चाय पीने के लिए आप इस्तेमाल नहीं करते, वो अगर ट्रांसपेरेंट हो तो वॉच ग्लास है। फिर मैग्नीशियम ऑक्साइड, वो क्या है? पाउडर, राइट, वो एशिस है, उसकी राख है। ठीक है, ये पूरा एक्सपेरिमेंट उसी के बारे में है। अरे बाप रे, चलो, what do you observe on burning magnesium in air? तो a liquid is formed, a white powder is formed, a gas is evolved, a solid that is bendable and bright is formed। तो सही ऑप्शन को मैंने हाईलाइट करके ही रखा है। ओके, उसके बाद देखो उसका केमिकल रिएक्शन भी दिया है, रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स के नाम पे। यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये रहा, दिख रहा है ना? तो ये केमिकल रिएक्शन भी हमने दे दिया। क्या बच रहा है? तो वाइट पाउडर बच रहा है, वो क्या है? तो मैग्नीशियम ऑक्साइड है। इतनी चीज़ें क्लियर हो गई। ये वो एक्सपेरिमेंट है, आप इस एक्सपेरिमेंट को देखना चाहो तो यूट्यूब पे बहुत सारे क्रिएटर्स ने इसको बनाया हुआ है, आप एक बार देखना चाहिए, मज़ेदार एक्सपेरिमेंट। क्लियर? इसमें कोई आपत्ति? ठीक है, ये क्या है? ओके, You must have observed that magnesium ribbon burns with a dazzling white flame and changes into a white powder। आपने देखा कि जब भी मैग्नीशियम की पट्टी को जलाते हैं तब वो पाउडर में, राख में तब्दील हो जाता है। दिस पाउडर इज मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये जो पाउडर है वो मैग्नीशियम ऑक्साइड है। ये इसलिए बनता है क्योंकि मैग्नीशियम जो है वो हवा में ऑक्सीजन के साथ गर्मी की वजह से रिएक्ट करता है। इतनी चीज में किसी को कोई आपत्ति? अभी एक्टिविटी 1.2 को पढ़िए, कोई भी दूसरा। टेक लीड नाइट्रेट, हाँ हाँ, ओके। अभी इस एक्सपेरिमेंट को मैं आपको समझाऊं तो यहाँ पे फिगर में देखिए, आप लोगों ने टेस्ट ट्यूब देखी है? तो टेस्ट ट्यूब के अंदर लीड नाइट्रेट ले लीजिए। लीड नाइट्रेट मतलब PbNO3 ट्वाइस, Pb यानी कि लेड, NO3 यानी कि नाइट्रेट। क्या? नाइट्रेट। तुम मुझे Pb की वैलेंसी बता सकते हो इसके आधार पे? Pb की वैलेंसी, लेड, NO3 रोल नंबर तो ये वो सारे हैं जो 108 में आएंगे, पर नाइट्रेट का आपको याद है 9th स्टैंडर्ड में से? नाइट्रेट की वैलेंसी याद है? नाइट्रेट की
-1 नहीं नाइट्रेट की, राइट। तो यहाँ पे देखो कितने नाइट्रेट इस्तेमाल हो रहे हैं, तो दोनों के मिलके कितनी होगी -2। -2 को बैलेंस करने के लिए लीड की कितनी होगी +2, तो लीड की कितनी है +2। अभी यहाँ पे दूसरा एक है पोटेशियम आयोडाइड Ki, क्या है Ki। अभी इन दोनों के बीच में जब रिएक्शन होता है तब यहाँ पे देखो क्या बन रहा है, पोटेशियम आयोडाइड, और यहाँ पे क्या बन रहा है KNO3। अभी इस चीज को मैं आपको अच्छे से करवा के दिखाता हूँ, चलो PbNO3 ट्वाइस और Ki, PbNO3 ट्वाइस, लीड नाइट्राइड, पोटेशियम आयोडाइड Ki, इन दोनों के बीच में रिएक्शन हो रहा है। अभी देखो डोंट गेट मी रॉन्ग, पर जब भी मैं केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा मुझे कुछ ऐसे एग्जाम्पल लेने पड़ेंगे जो आपकी एज से हो सकता है थोड़े से आगे हो, पर किसी को वो बुरा लगाने की ज़रूरत नहीं है, ना ही इस चीज़ को नेगेटिव लेने की ज़रूरत है। पर केमिस्ट्री को अच्छी तरीके से समझाने के लिए मेरे पास यही एक ऑप्शन बचता है। फॉर एग्जाम्पल निहाल, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, लड़कों का ही एग्जाम्पल ले रहा हूं। निहाल किसी लड़की से बेइंतहा मोहब्बत करता है, ठीक है, पर किसी कारण की वजह से इन दोनों का रिश्ता हो नहीं पाता। उसी तरीके से अंकित भी किसी लड़के से प्यार करता है और किसी कारण की वजह से अंकित का भी रिश्ता हो नहीं पाता। अभी ये दोनों एक दूसरे की गर्लफ्रेंड के साथ किसी रीजन की वजह से शादी हो जाती है, सेम कास्ट की वजह से। मान लो अंकित जिससे प्यार करता था वो निहाल के कास्ट की थी और निहाल जिससे प्यार करता था वो अंकित के कास्ट की थी। तो कास्ट के चलते माँ बाप ने मना कर दिया कि नहीं भाई इनका रिश्ता तो हो नहीं पाएगा। अभी 4-5 साल गए, दोनों एक दूसरे के साथ तो है, मतलब चारों साथ में हैं पर खुश नहीं है। 5 साल के बाद दोनों का एक ही मंदिर में जाना हुआ, अंकित और निहाल दोनों का बीवियों के साथ। अभी किसी कारण की वजह से मंदिर में घंटी बजी और दोनों कपल ने एक दूसरे को देखा। निहाल ने अपनी वाली को देखा, अंकित ने अपनी वाली को देखा। 2 मिनट के लिए सन्नाटा छा गया, कोई कुछ बोला ही नहीं, राइट। पर हर किसी के आंख में बेइंतहा प्यार दिख रहा था। आने वाले महीनों में क्या हो सकता है आपके हिसाब से, राइट, डाइवोर्स हो जाएगा। तो इन शॉर्ट जो निहाल की पार्टनर थी वो हो सकता है कि 5 साल के बाद वापस एक दूसरे को देखा, अगेन से वो फील दैट कनेक्शन, तो वो अंकित के पास वापस चली जाए। और अंकित का भी डाइवोर्स हो गया है तो हो सकता है कि वो वापस निहाल के पास चली जाए। तो यहाँ पे पार्टनर्स एक्सचेंज हो रहे हैं, हाँ या ना। अभी यहाँ पे सेम चीज देखो, लीड का पार्टनर कौन है, नाइट्रेट, और पोटेशियम का पार्टनर कौन है, आयोडीन। अभी इन दोनों के बीच में किसी कारण की वजह से रिश्ता हुआ है बट डीपली इन लव नहीं है। तो अभी जब केमिकल रिएक्शन होगा तो आयोडीन किसके पास चला जाएगा और नाइट्रेट किसके पास चला जाएगा। तो अभी बनेगा क्या, PbI और प्लस KNO3 ही बनेगा क्योंकि पोटेशियम और उसकी वैलेंसी सेम ही है, KNO3, यानी कि लीड आयोडाइड बन गया और पोटेशियम नाइट्रेट बन गया। इस रिएक्शन को जिसमें दोनों पार्टनर या दोनों नॉन मेटल्स एक्सचेंज होते हो, ऐसे केमिकल रिएक्शन को हम डबल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। कैसे कहते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट, दो तरफा बदलाव, डबल डिस्प्लेसमेंट, MENT। हाँ
NO3 ट्वाइस है, तो उसको बैलेंस करना पड़ेगा। हाँ, उसको बैलेंस करना पड़ेगा। अभी तो इसके ऊपर डिस्कस करते हैं, रुको कहाँ गया। हाँ, अभी यहाँ पे देखो लीड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड, तो यहाँ पे क्या बन गया, लीड आयोडाइड और पोटेशियम नाइट्रेट। देखो PbI2 और KNO3। अभी PbI2 के नीचे देखो कुछ एरो मार्क्स किया है। हाँ, ये एरो मार्क्स का मतलब जानते हो, वो सेटल डाउन हो रहा है। क्या हो रहा है, सेटल डाउन। कभी आपने वो दही से छाछ बना के पी है? हाँ, दही से मम्मी ने, मान लो कि वो छाछ लाना भूल गए हो, तो मम्मी क्या करती है, दही में पानी डाल के उसको ब्लेंड कर देती है, उसके बाद आपको देती है। आपने अगर उसको पीने में लेट कर दिया तो क्या होगा, दही नीचे जमा और पानी ऊपर चला जाएगा। तो ये जो दही के फोदे फोदे है वो नीचे सेटल डाउन होते हैं। उसी तरीके से यहाँ पे जो लीड आयोडीन है ना, उसके प्रेसिपिटेशन बनते हैं। क्या बनते हैं, प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन को गुजराती में बोलते हैं फोदा। वो चिकना पदार्थ होता है ना, दैट इज फोदा, राइट। तो पोटेशियम आयोडाइड के प्रेसिपिटेट बनते हैं जो नीचे सेटल डाउन होते हैं, और पोटेशियम नाइट्रेट का सॉल्यूशन बचता है। हाँ, नहीं, ये तो अलग है, ये कैल्शियम है। वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। हेट्रोजीनियस मिक्सचर मतलब रेत और पानी। ठीक है, नो प्रॉब्लम। ओके, इतनी चीजें क्लियर। अभी यहाँ पे पढ़ते जाओ। व्हेन अ सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम आयोडाइड इज एडेड टू द सॉल्यूशन ऑफ लीड नाइट्रेट टेकन इन अ टेस्ट ट्यूब, द प्रेसिपिटेशन ऑफ येलोइश सॉलिड इज ऑब्जर्व्ड। येलो कलर का प्रेसिपिटेशन फोदा फोदा बनेगा। दिस येलोइश सॉलिड इज लीड आयोडाइड। ये जो पीले कलर का बन रहा है उसको हम लीड आयोडाइड कहेंगे। पोटेशियम नाइट्रेट इज फॉर्म्ड अलोंग द लीड आयोडाइड। लीड आयोडाइड के साथ पोटेशियम नाइट्रेट का सॉल्यूशन भी बनेगा जो वैसे का वैसा ही रहेगा। दिस इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ऐसे रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये जो है ना इक्वेशन, ये कई बार एग्जाम में 2 से 3 मार्क के लिए पूछा गया है, पर स्कूल में शायद किसी को लिखवाया नहीं होगा। तो मैं चाहता हूं ये रिएक्शन आप एक्टिविटी के आसपास जहां पे भी जगह हो ना, इतनी चीज लिख ले। ये फिगर, ये और ये येलो कलर का, इतना आप लिख लीजिए।